बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो का टॉपिक है 489F से मुतालिक कि 489F की जो FIR रजिस्टर्ड की जाती है वो अगर चेक इशू करने वाले की डेथ हो जाती है तो क्या उसके वारसान के खिलाफ रजिस्टर्ड की जा सकती है? तो बिल्कुल भी नहीं रजिस्टर्ड की जा सकती, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के आर्टिकल 3 के तहत जिस बंदे ने कोई एक्ट या ओमिशन किया है वो खुद ही उसका लाइबल होगा, किसी और को उसके किए की सज़ा नहीं दी जा सकती। अकॉर्डिंग टू इस्लाम भी यही है। और यहाँ पर फिर हम ये देखते हैं कि जो 489F की FIR अगर जिसने चेक इशू किया है, 489F तभी लगता है ना जब चेक जो है वो डिसऑनेस्टली इशू किया जाए टुवर्ड्स रीपेमेंट ऑफ लोन या फुलफिलमेंट ऑफ एन ऑब्लिगेशन। तो यहाँ पर चेक इशू करने वाले ने अगर इसके अलावा कोई एग्रीमेंट साथ में किया है, चेक किसी से उसने कोई पेमेंट ली है और उसने चेक इशू किया है कि मेरे जो वारसान होंगे वो बाद में आपको पे कर देंगे इन केस अगर मेरे साथ कुछ बनता है, उस हद तक तो बात ठीक है। लेकिन अगर इस तरह का कोई भी एग्रीमेंट नहीं है तो फिर जो है 489F की जो FIR होगी वो वारसान के खिलाफ रजिस्टर्ड नहीं की जा सकती। ना ही यहाँ पर जो सिविल सूट है वो दायर किया जा सकता है, जो जो हम अकॉर्डिंग टू CPC ऑर्डर 37 के तहत जो हम दावा दायर करते हैं रिकवरी का, वो भी हम उसके वारसान के खिलाफ नहीं कर सकते। और ना ही निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत हम उनके खिलाफ दावा कर सकते हैं अनटिल एंड अनलेस। इसके अलावा अगर एग्रीमेंट किया है चेक इशू करते वक्त के जी मेरे जो वारसान है या मेरे ये रिश्तेदार हैं या कोई एक बंदा, ये बंदा आपको पे करेगा इन केस मुझे कुछ होता है या मैं आउट ऑफ स्टेशन चला जाता हूँ, तो उस हद तक तो बात अलग है। यहाँ पर जो केस है वो है PLD 2022 पेज 561। इसमें ऑनरेबल कोर्ट ने यही डिसाइड किया है कि जो क्रिमिनल लाइबिलिटी होगी वो जिस बंदे ने कोई एक्ट किया है, कोई ओमिशन किया है, उसकी हद तक रहेगी। और अगर उस बंदे की डेथ हो जाती है तो वो जो क्रिमिनल लाइबिलिटी है या जो भी उसकी सजा है वो उसके वारसान को नहीं दी जा सकती। इस केस में भी मुतवफ़ी ने 11 लाख का कुछ सामान लिया और उसको चेक इशू कर दिया। चेक इशू होने के बाद उसकी डेथ हो जाती है और जिससे उसने सामान लिया था वो 5-6 महीने के बाद वो 489F की FIR रजिस्टर्ड करवाने के लिए 22 से भी दायर कर लेता है बैंक से मीमो लगवा के। तो जब वो दायर करते हैं तो जो एडिशनल सेशन जज हैं वो उसकी जो एप्लीकेशन होती है 22 से 22B की, वो डिसमिस कर देते हैं। वो डिसमिस होने के बाद वो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन मूव करता है हाई कोर्ट में। तो यहाँ पर ऑनरेबल हाई कोर्ट में भी यही डिसाइड किया जाता है कि वो जो है उसके जो वारसान है, बेशक उन्होंने उसका बिजनेस को भी संभाल लिया है, इनहेरिट किया, प्रॉपर्टी भी इनहेरिट किया, नो डाउट उसके वो बेटे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो उसकी सज़ा के तौर पर उसके अपने फादर की, जो उसके फादर ने चेक इशू किया है, अकाउंट भी उसके फादर का है, तो यहाँ पर बेटों पे कोई लाइबिलिटी नहीं आती। अकॉर्डिंग टू इस्लाम देखें तो जिस वक्त कोई बंदा फौत हो जाता है तो उसके जनाजे से पहले भी यही पूछा जाता है, उसके जो वारसान होते हैं वो पूछते हैं कि किसी ने कोई कोई लेन देन है मेरे फादर के साथ किसी का तो बता दें ताकि हम क्लियर कर दें। उस वक्त तक जनाजा भी नहीं उठाते जब तक ये अनाउंसमेंट ना कर दें। तो यहाँ पर भी उसके बेटे अगर इस्लाम को फॉलो करते हुए बेटे खुद दे देते हैं तो वो तो उनका अपना बड़ापन है, लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ द लैंड 489F या CPC के तहत जो सिविल सूट है रिकवरी का या निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत कोई जो है कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई उसके वारसान के खिलाफ नहीं की जा सकती। अगर तो बंदा फोत हो गया चेक इशू करने वाला तो बात ही ख़त्म हो गया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।